दोस्तों नमस्कार। 13 साल पहले कांग्रेस के एक अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा था कि सत्ता जहर होती है, लेकिन 13 साल बाद ये सत्ता के जहर होने वाली परिपाटी क्या भारतीय जनता पार्टी पर लागू हो रही है? सोनिया गांधी ने तब राहुल गांधी को नसीहत देते हुए ये बात कही थी कि सत्ता जहर होती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता का ये जहर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर के आपसी विश्वास को अविश्वास में तब्दील कर रहा है। और सत्ता के इस जहर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को जो परिभाषित कर रही थी, उन सब के बीच एक नए तरह की गोलबंदी शुरू हो गई है। कई सारे सवाल हैं जो मौजूदा दौर में उठते हुए दिख रहे हैं, और खासकर पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के स्तर पर जिस तरह से अनुशासन की बात कही जा रही थी, जिस तरह से नेतृत्व के भीतर एक प्रेरणा देने वाले और एक कमांडर की भूमिका निभाने वाले नेता के बीच में एक ड्यूअल लीडरशिप, एक दोहरे नेतृत्व वाली परिस्थितियां चल रही थी, वो परिस्थितियां अब विश्वास की जगह क्या अविश्वास की खाई में तब्दील होती जा रही है। दरअसल बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संबंधों की हो रही है, और बात एक ऐसे दौर में हो रही है जिस वक्त पिछले 24 घंटों के दरमियान कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि गुजरात लॉबी ही आपस में विभाजित तो नहीं है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को आज ताजा घटनाक्रमों के आईने में टटोलने की कोशिश करते हैं। कहां से शुरुआत की जाए? बांकीपुर से शुरुआत की जाए या मध्य प्रदेश से शुरुआत की जाए? दरअसल शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा, राज्य के पूर्व गृह मंत्री, एक उपचुनाव में वो टिकट के आकांक्षी थे। टिकट काट दिया गया, सार्वजनिक तौर पर उनका दर्द भी सामने आया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा क्यों गया? ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वास पात्र, जिन्हें नरेंद्र मोदी अपना बॉस तक कहते हैं, नितिन नवीन, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेहद विश्वास पात्र अभिषेक बंटी का टिकट बांकीपुर में बदल दिया गया, नॉमिनेशन के बाद बदल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि नितिन नवीन के विश्वास पात्र का टिकट किसने बदलवाया और नरोत्तम मिश्रा को किन परिस्थितियों में टिकट से वंचित किया गया? और इसके साथ साथ कहानी उत्तर प्रदेश की भी आएगी और कहानी गुजरात लॉबी की भी आएगी, लेकिन शुरुआत नरोत्तम मिश्रा से करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी वरिष्ठ पत्रकार या भाजपा के कार्यकर्ता से बात करें, भाजपा के नेता से बात करें, एक स्वर में सब कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के आंख, नाक और कान है। बावजूद इसके नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलना, ये क्या दिखाता है? नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने की कहानी कुछ दूसरी है। नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, पूरा प्रशासन एक जमाने में उनके अधीन काम करता था, पूरी ब्यूरोक्रेसी के एक एक व्यक्ति को वो जानते हैं। अब मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा उपचुनाव लड़ते और जीत करके आ जाते, तो स्वाभाविक था कि नरोत्तम मिश्रा को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिलती, और मोहन यादव की कैबिनेट में नरोत्तम मिश्रा जैसे ताकतवर नेता को जगह मिलने का मतलब था कि मोहन यादव की जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक छत्र सत्ता चल रही है, वो सत्ता का एक छत्र चलना मुश्किल हो जाता है। मोहन यादव ये बात नहीं जानते, ये चीज नहीं चाहते, और मोहन यादव जब नहीं चाहते तो आखिर दिल्ली में उनका कौन इतना बड़ा खैरख्वाह है जो अमित शाह की इच्छा के विपरीत जाकर के नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दे? ये बात तो आसानी से किसी के गले नहीं उतर सकती, लेकिन कोई ना कोई खैरख्वाह तो है जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट मोहन यादव की कथित इच्छा के अनुरूप जाकर कटवा रहा है। यह सवाल थोड़ा सा पेचीदा जरूर दिखता है, लेकिन है उतना पेचीदा दरअसल नहीं। नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से ही कहा जा रहा था कि नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की एक साझा चॉइस है। अब नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के साथ कितने अच्छे संबंध मोहन भागवत के थे, ये सर्वविदित है। पटना में जितने दिन वो बिहार में मोहन भागवत काम करते थे, उतने दिनों तक जो आवास और जिस प्रकार के रेजिडेंशियल फैसिलिटी मोहन भागवत को नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा उपलब्ध कराते थे, उसी का उपयोग करते थे। तो स्वाभाविक है कि संबंध अच्छे होंगे।
और नितिन नवीन के साथ प्रधानमंत्री के संबंध जग जाहिर है। तो ऐसे में नितिन नवीन ने किसकी इच्छा से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलते हैं बांकीपुर की तरफ, पटना की तरफ। जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट अमित शाह के विश्वास पात्र होने के बावजूद कट गया, तो फिर नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन के विश्वास पात्र अभिषेक बंटी का टिकट पटना में कैसे कट गया, मिला हुआ टिकट कैसे वापस हो गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पटना में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए गए हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की भी चॉइस है और अमित शाह की भी चॉइस है। मतलब दोनों के बीच, दोनों के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र भले ही ना हो, लेकिन दोनों के बीच एक कंसेंसस कैंडिडेट जरूर है। लेकिन कंसेंसस कैंडिडेट के सिलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भूमिका वहां सीमित हो जाती है। अब बिहार भाजपा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री भी है। तो स्वाभाविक है कि बिहार के अंदर दो पावर सेंटर है बीजेपी के अंदर। एक पावर सेंटर नितिन नवीन के आसपास है, दूसरा पावर सेंटर सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द है। तो नितिन नवीन वाले पावर सेंटर और सम्राट चौधरी वाले पावर सेंटर के बीच ऐसा क्या पक रहा है जिससे बांकीपुर में नितिन नवीन के बेहद करीबी कैंडिडेट का टिकट बदल देने, टिकट काट देने का दुस्साहस किया गया? और वो भी तब, उस दौर में जब नितिन नवीन को दिल्ली लाने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले नरेंद्र मोदी भारत में न हो, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हो। वहां वो अलग तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, वहां के पत्रकार उनसे अलग पूछ रहे हो कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। खैर, वो विषय आज का नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री करे या ना करे, भारत के पत्रकार पूछे, नॉर्वे के पत्रकार पूछे या फिर न्यूजीलैंड के पत्रकार पूछे, वो एक अलग मुद्दा है। राजनीतिक परिस्थितियों में नितिन नवीन के कैंडिडेट का टिकट काटा जाना और अमित शाह के कैंडिडेट का टिकट काटा जाना, मध्य प्रदेश से बिहार तक, ये दोनों घटनाएं दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर पावर टसल अपने चरम पर है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा बड़े जोर शोर से चली, अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा भी हुई, और जिस वक्त अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हुई, उसी वक्त से समझ में आने लगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने अधीन उप मुख्यमंत्री तो कभी बनाया नहीं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर भला नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, थोड़ा संदेह इसमें दिखाई दे रहा था। और प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से हो, यह थोड़ा अटपटा लग रहा था। लेकिन कैबिनेट रिसफल की, कैबिनेट विस्तार की और कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये सारे सवाल एक साथ उभर कर आ रहे थे कि मॉनसून सत्र के पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होगा, विस्तार भी होगा, कुछ लोगों के इस्तीफे भी होंगे और उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी होगी। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति को इस तथ्य से जोड़कर देखा जा रहा था कि आखिर उप प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पीछे का मकसद क्या है। राजनीतिक तौर पर तो और भारत के संविधान में इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन बीजेपी के अंदर जिस ढंग से एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, तीसरी तरफ से नरेंद्र मोदी के बेहद खास सिपहसालार अमित शाह, इन सब के बीच में मोदी के उत्तराधिकार के चयन में किसका अपर हैंड है, इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति को उप प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के साथ सोल्व किया जा सकता था, इसका उत्तर दिया जा सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन को भी, इस सवाल को भी ओपन एंडेड छोड़ दिया गया और हाल फिलहाल उप प्रधानमंत्री पद क्रिएट किया जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही। तो अमित शाह के लिए जो उप प्रधानमंत्री बनने या बनाने की उनकी चाहत या भाजपा के कुछ नेताओं की चाहत का मुद्दा था, वो अब वहीं पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह के करीबियों के टिकट कट रहे हैं, नितिन नवीन के करीबियों के टिकट कट रहे हैं। तो क्या ये पावर बैलेंस इस रूप में हुआ है कि एक तरफ अमित शाह के विश्वस्त का टिकट काटा जा रहा है तो जनता में ये मैसेज ना जाए कि शाह विरोधी कैंप बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, लिहाजा नितिन नवीन के करीबी का भी टिकट काट दिया गया। हालांकि वहां से कुछ दूसरे सवाल भी जोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का कोई मतलब नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो पिछले कई सालों से चल रहा है कि मोदी शाह के बीच एक विश्वास भी है तो एक सतर्कता भी बरती जाती है। ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट की बात भी होती है कि उनकी अपनी उपयोगिता है। अमित शाह की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी को तैयार करने, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबंधन का काम करने और अलग अलग राज्यों में
कैसे चुनाव जीता जाए, इसकी एक पुख्ता रणनीति तैयार करने वाले चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रतन टाटा को साइरस मिस्त्री की जरूरत थी, लेकिन नारायण मूर्ति को नंदन नीलकनी की जरूरत थी, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जब अमित शाह की जरूरत है, तो अमित शाह की इतनी भी जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी के बेहद करीब वो पहुंचते दिखाई दे। लिहाजा पावर बैलेंस को साधने की कोशिशें होती है। अब पावर बैलेंस को साधने की कोशिशें कैसे हो रही है, जरा इसे 2-3 उदाहरणों से समझिए। गुजरात जो नरेंद्र मोदी का भी गृह राज्य है और अमित शाह का भी गृह राज्य है, वहां पर कभी भी अमित शाह की पसंद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वहां जो मुख्यमंत्री है वो सीधे नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठावान है। वहां के मुख्यमंत्री को, वहां की सत्ता को, वहां की ब्यूरोक्रेसी को अमित शाह के प्रति निष्ठावान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुजरात से बाहर निकलते हैं। गुजरात से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश का रुख करें, जहां से दिल्ली का रास्ता खुलता है। उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की सत्ता भाजपा जैसी पार्टी के लिए संभव भी नहीं है, खासकर उस पार्टी के लिए जो दक्षिण भारत में करीब करीब विलुप्त प्राय स्थिति में। तो उस स्थिति में उत्तर प्रदेश चाहिए ही चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा खेल खेला गया? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जब बनाया गया, उस वक्त एक तीर से 2 निशाने साधे गए। पहला, राजनाथ सिंह को चेक एंड बैलेंस करना, पूर्वांचल के इलाके और वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के बीच एक नए पावर सेंटर को खड़ा करना। दूसरा, एक ऐसे चेहरे को सामने लाना जो कहीं ना कहीं अमित शाह के प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई दे। और उसके अलावा दूसरा खेल क्या खेला गया उत्तर प्रदेश में, वो भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों से क्या हो रहा है। राम नाईक के बाद बतौर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नियुक्ति हुई। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में वो मंत्री भी थी। आनंदीबेन पटेल को गुजरात के पत्रकारों से लेकर, वहां के अखबार से लेकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर कोई भी व्यक्ति गांधीनगर अहमदाबाद में जाके पता कर सकता है कि उनके बीच में, आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच में वैसा ही रिश्ता है जैसा रिश्ता ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में है। उसी तरह के राजनीतिक संबंध दोनों के बीच है। बहुत मधुर संबंध दोनों के बीच कभी रहे नहीं। तो एक तरफ से योगी आदित्यनाथ को लखनऊ मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाना, दूसरी तरफ से बतौर राज्यपाल लखनऊ में आनंदीबेन पटेल को भेजा जाना, ताकि अमित शाह के लिए भी वहां एंट्री की गुंजाइश कम रहे और योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर पंख फड़फड़ाने की स्थितियों की खबर दिल्ली समय समय पर मिलती रहे। मोदी पावर बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने और सहमात का खेल खेलते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, सियासत में हर बड़ा राजनेता हर दौर में यही खेल खेलता रहता है। नरेंद्र मोदी इसके अपवाद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अमित शाह की उपयोगिता को कहां तक सीमित कर दिया गया? सिर्फ वहीं तक कि चुनाव के समय आपकी जरूरत है, दिल्ली की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश जरूरी है। लिहाजा चुनाव में साम दाम दंड भेद जितनी भी रणनीति की जरूरत हो सकती है, स्ट्रेटजी मेकिंग में जिस तरह से सहयोग की जरूरत हो सकती है, वहां अमित शाह उनकी लॉबी को फ्री हैंड दिया जाएगा। लेकिन अब इसके उलट देखिए, एक और खेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर धर्मेंद्र प्रधान और उनसे कहीं ज्यादा, आज धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा छोड़ देते हैं, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की गिनती अमित शाह के बेहद विश्वास पात्र के तौर पर होती है। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है, भूपेंद्र यादव के मंत्रालय को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। उन सब के बीच अचानक से एक आदेश आता है डीओपीटी से कि भूपेंद्र यादव के 4 पर्सनल स्टाफ को एक साथ हटा दिया जाता है। 4 स्टाफ हटा दिए गए एक साथ। तमाम तरह की चर्चाएं बीजेपी के अंदर है। एक चर्चा यह है कि नंबर 1 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फैसला लिया गया और भूपेंद्र यादव को यह संदेश दिया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी तरफ से चर्चा यह है कि भूपेंद्र यादव की नाक बचाने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह ने उनके अधिकारियों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि जहां गड़बड़ी हो रही थी
वहां ठीक कर दिया गया है। भूपेंद्र यादव किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी का हिस्सा नहीं है। अब गड़बड़ी हो रही थी नहीं हो रही थी ये चर्चाओं का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव, वो भूपेंद्र यादव जो बिहार में नीतीश कुमार को सिमटाने के लिए चिराग मॉडल के पीछे के मास्टरमाइंड तक कहे जाते हैं जदयू नेताओं के शब्दों में, वो भूपेंद्र यादव अचानक से सत्ता के अंदर किसकी आंख की किरकिरी बन रहे हैं, ये एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि नितिन नवीन को किसकी आंख की किरकिरी बनना पड़ रहा है। और इन सब के साथ एक बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर में क्या हो रहा है, दतिया में कौन जीतेगा, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन टिकट के मामले के साथ वहां बहुत सारी चीजें दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन बांकीपुर से जो खबर आ रही है, बांकीपुर की खबर यह है कि बांकीपुर में कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर को वॉक ओवर दिया जा रहा है। हालांकि राजनीति में कोई राजनीतिक दल एक दूसरे को वॉक ओवर नहीं देता, लेकिन बिहार के अंदर मध्य प्रदेश की भाजपा जैसी स्थितियां अगर पैदा हो रही है तो क्या कहा जाए। मध्य प्रदेश में पहले कहा जाता था शिवराज सिंह चौहान के जमाने में, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। एक भाजपा जो शिवराज सिंह चौहान से नाराज थी, एक उसे नाराज भाजपा कहते थे, एक भाजपा जो शिवराज सिंह चौहान की टीम थी उसे शिवराज भाजपा कहते थे, और एक भाजपा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद एक नया ग्रुप डेवलप हुआ था उसे महाराज भाजपा कहते थे। तो मध्य प्रदेश में जो पहले नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा की परिस्थिति थी, बिहार के अंदर भी पहले दो भाजपा की बात होती थी सुशील मोदी के जमाने में, कि एक बिहार में मोदी भाजपा है और एक नीतीश भाजपा है, यानी एक ऐसी भाजपा जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक है। अब बिहार भाजपा में मोदी भाजपा और नीतीश भाजपा की बात नहीं होती, मतलब नरेंद्र मोदी वाली भाजपा, दिल्ली के इशारे पर चलने वाली भाजपा, या नीतीश कुमार के कथित इशारे पर चलने वाली भाजपा, अब उसकी बात नहीं होती। अब बिहार में जिस भाजपा की बात होती है उसमें एक भाजपा सम्राट चौधरी के पक्ष की भाजपा मानी जाती है, दूसरी भाजपा जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना तक नहीं चाहती, वो सारे लोग नितिन नवीन के इर्द गिर्द बताया जाता है कि एक अघोषित क्लब सा बनता जा रहा है। और उसी क्लब वाली राजनीति में, उसी राजनीतिक रस्साकसी में बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर अपना भविष्य देख रहे हैं, कि प्रशांत किशोर को लग रहा है कि बांकीपुर के सहारे एक नए तरह की सियासत के लिए वो विधानसभा में जब एंट्री मारेंगे तो वहां पर उनका मुकाबला अब नीतीश कुमार से नहीं बल्कि अब उनका मुकाबला सम्राट चौधरी से होना है। उस परिस्थिति में सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा दूसरी तरफ जाएगा। ये प्रशांत किशोर की टीम का आकलन है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में संबंधों के बीच कितनी तकरार, कितनी दरार और कितना ज्यादा विश्वास है, ये दोनों सवाल अभी तक अनुत्तरित है। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी संबंधों को लेकर, भरोसे को लेकर पूरी तरह से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, एकदम निश्चिंत नहीं हो सकते कि अमुक व्यक्ति हमारा ही आदमी है, अमुक व्यक्ति नरेंद्र मोदी ही समझे कि उन्हीं का आदमी है, इसको लेकर वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। अमित शाह के बारे में साफ है कि अमित शाह के करीबियों की सूची अगर आप उठा करके देखें तो साफ जाहिर होगा कि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक सब दिखाई देंगे उस सूची में। उस सूची में काफी हद तक सम्राट चौधरी को भी देखा जाता है, नित्यानंद राय को भी देखा जाता है, उस सूची में भूपेंद्र यादव को भी देखा जाता है। लेकिन जब बात यदि नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों की करें तो नितिन नवीन तो है ही, सीआर पाटिल जो गुजरात से आते हैं उनका नाम लिया जाता है। अमित शाह के विश्वास पात्रों की सूची में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का भी नाम लिया जाता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया जाता। तो सियासत के अंदर विश्वास और अविश्वास दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं, इस पूरे खेल को कहीं समझना हो तो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक जो कुछ भी हुआ है, या बीजेपी के अंदर जिस तरह की राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी के सिलेक्शन का मामला हो, चाहे वो टीएमसी को तोड़ने का मामला हो, या चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों को साधे रखने का मामला हो, और इन सब के बीच जो नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है डीके शिव कुमार के रूप में, कि अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव तक तो कर्नाटक पर फोकस रखेंगे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगर चुनाव जीते तो बने रहेंगे, लेकिन फोकस का एरिया उनका दिल्ली होगा, दूसरा कदम उनका दिल्ली होगा, एआईसीसी होगा, और उत्तर भारत के सियासत में
संसाधन से लेकर रणनीति तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर कैसे चुनाव लड़ेंगे, जैसे जैसे खबर दिल्ली तक पहुंच रही है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के सामने भी दुविधा बढ़ती जा रही है कि क्या अमित शाह की भूमिका को और विस्तार दिया जाए या अमित शाह की भूमिका को और ज्यादा कट शॉर्ट किया जाए। क्योंकि डीके शिव कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति है, कई लोग उन्हें बहुत ही ताकतवर और एक बेहद मजबूत रणनीतिकार के तौर पर देख रहे हैं। उस स्थिति में नितिन नवीन या अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा या अभिषेक बंटी, ये खेल अब भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियों के साथ साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां हैं, उसके साथ साथ कुछ और चुनौतियां तो नहीं आ रही है, और वो पार्टी के भीतर भी तो नहीं आ रही है। खासकर एक ऐसे दौर में जब वो 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। मार्गदर्शक मंडल की चर्चाएं गाहे बगाहे होती रहती है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में सियासत है। सियासत उस पार्टी की जिस पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच भी पार्टी पर कब्जे को लेकर तकरार हुई। अटल आडवाणी के दौर में भी यही हुआ, जिन्ना विवाद के दौर में भी यही हुआ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, कौन उन्हें पहुंचने देना चाहता था और कौन उन्हें रोकना चाहता था, ये सियासत भी जमकर हुई। तो उस पार्टी में अंदरूनी खेल भला ना हो, ये भला कोई कैसे सोच सकता है। और वैसे भी सियासत में खेल ना हो, खेल के बिना सियासत चलती रहे, ये तो न तो आज से 200-400 साल पहले संभव था, ना आज संभव है। न तो यूरोप में संभव था, न दूसरे दुनिया के देशों में संभव था, न भारत में संभव है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर आने वाले समय में क्या दिखेगा, अभी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई सारे जगह पर मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल, नए मंत्रियों को शपथ दिलाने या उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति के तौर पे भले ना हो, लेकिन मंत्रियों के विभागों को छोटा कर कद को बढ़ाने घटाने और पर कतरने का खेल बीजेपी के अंदर बखूबी खेला जाएगा। और अब भी याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सबसे बड़े रिंग मास्टर अमित शाह नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही है। यही बीजेपी के अंदर का शाश्वत सत्य है। इसे फिलहाल के लिए तो स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस शाश्वत सत्य को चुनौती क्या लखनऊ से मिलेगी, क्या अमित शाह का शांतिपूर्वक राज्यारोहण हो जाएगा, या मुंबई से देवेंद्र फडणवीस नागपुर के आशीर्वाद के साथ पहुंचेंगे, ये सवाल आने वाले समय में ज्यादा लंबे दिनों तक अनुत्तरित नहीं रहना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।